नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 कृषि विज्ञान की इकाई 3 का अध्याय नंबर 12, जो कि अपने ग्रामीण क्षेत्र और डेयरी उत्पादन से संबंधित है। पशुपालन एवं पशुपालन में पशु प्रबंधन का महत्व। हम देखते आ रहे हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो प्राचीन काल से हम देखें और वर्तमान तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसमें कृषि एक महत्वपूर्ण जो है योगदान करती है और कृषि पर ही आधारित है। जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय लगभग 3/4 आबादी कृषि कार्य पर आधारित थी और कृषि के साथ जुड़ा हुआ ही एक जो सह व्यवसाय था वो था पशुपालन। प्राचीन समय में जो पशुपालन था भारत में, वो एक तरह से कृषि के साथ अनन्य रूप से जुड़ा हुआ एक व्यवसाय था। उस समय प्रबंधन की इतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कृषि जो है एक व्यवसाय हो गया है। व्यवसायिक दृष्टि से प्रबंधन आवश्यक है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं, अंत तक आप वीडियो को देखिए, अच्छी तरह समझ में आएगा। सबसे पहले अपन इसका इतिहास देखते हैं। तो जब मानव शिकार अवस्था में था तो वो अपने पेट भरने के लिए या भोजन की प्राप्ति के लिए पशुओं का शिकार करके जो था वो खाता था और अपने उदर पूर्ति करता था, यानी पेट को भरता था, यानी अपनी भूख मिटाता था। किससे? जो शिकार करके जंगलों में फिरता था, घूमता था। फिर वो समूह अवस्था में आया और समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर शिकार करते थे। जब मनुष्य को ज्ञान होता गया और उसका विकास होता गया, खोपड़ी या मस्तिष्क का डेवलपमेंट हो गया, उसको ज्ञान हो गया, तो वो आरामदायक स्थिति पाने की कोशिश करता रहा है और सुख सुविधाओं में वृद्धि करता रहा है। तो मनुष्य ने जो सोचा कि क्यों हम दूर जाएं भोजन प्राप्ति के लिए, यानी मांस प्राप्ति के लिए, तो हम पशुओं को पाल सकते हैं। यानी जब पशु पालने की जो व्यवस्था की जो शुरुआत हुई पशुपालन की, वो एक तरह से भोजन की प्राप्ति के लिए, यानी मांस की प्राप्ति के लिए जो है वो पशुपालन की प्रक्रिया मनुष्य ने प्रारंभ की थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ इसके और अधिक उपयोग आप देखते हैं। तो पहले मैं इतिहास की बात करता हूं। इतिहास में जो पशुपालन को कहां से हम देख सकते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि जो मानव सभ्यता में पशुपालन की शुरुआत जो 6000 ईसा पूर्व मानी गई है और भारत में भी इसको माना गया है। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित थी। और जो हमारे भारतीय वेद हैं, वेद और पुराण हैं, उनमें जो वेद अपने 5000 से 3000 ईस्वी पूर्व हैं, उनमें भी जो पशुपालन की बात की गई है। और वेदों में जो ऋग्वेद था, उस ऋग्वेद में पशुपालन के बारे में कहा और पशुओं से जो उत्पाद प्राप्त हुए उनका प्रयोग कहाँ शुरू हुआ, तो वेदों में जो यज्ञ आदि की जो क्रियाएं थी आप देखते हैं, तो वहां पर जो ऋग्वेद में हवन सामग्री में घी जो शब्द है, जो कि आप जानते हैं कि दूध से घी प्राप्त होता है, यानी एक पशु उत्पाद के रूप में घी का वहां उल्लेख किया जाता है। और जब हम बात करते हैं तो देवताओं में कई बार हम कहानियों में देखते हैं कि देवताओं की गाय कामधेनु थी, यानी कामधेनु गाय का जो है उपयोग वर्णन जो है हमारे प्राचीन साहित्य में मिलता है, कई जगह मिलता है, उल्लेख मिलता है कि ये इतना दूध देती थी कि पूरे ऋषि जो थे उनके पूरे जितने भी निमंत्रण किया उन सबको खाना खिला के जो कामधेनु ने भेजा था, एक गाय जो थी। और नंदी बैल जो है वो आप देखते हैं कि जो शिव पंचायत होती है वहां नंदी बैल होता है। साथ में जो भी शिलालेख और चित्र मिलते हैं उनमें नंदी के चित्र आपको प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है कि प्राचीन समय में जो पशु थे उनमें सबसे ज्यादा पवित्र जो माना जाता था गाय, और जो बैल हैं उनको पवित्र माना जाता था। अर्थशास्त्र की बात करें, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, वहां पे भी जो गाय थी उनका प्रयोग किया जाता था। प्राचीन समय में मैं बताऊं कि जब अपन वेद साहित्य और प्राचीन पुराणों की हम बात करें और उनका अध्ययन करें, तो हम पाते हैं कि इतिहास में जो पशुपालन है वो एक प्रतिष्ठा का जो प्रतीक था वो माना जाता था। यानी जिसके पास जितने अधिक पशु होते थे वो उतना ही प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा उस व्यक्ति की हुआ करती थी कि जितने अधिक पशु उतना ही उसके पास प्रतिष्ठा होती थी। क्यों?
क्योंकि पशुओं को जो प्रयोग में किया जाता था वो आपके भार ढोने में, साथ साथ में पहले जो शुरुआत तो आपको बताया कि मांस प्राप्ति के लिए हुई, लेकिन धीरे धीरे सवारी के लिए, दूध उत्पादन के लिए, खाल के लिए, और अपन कह सकते हैं कि बोझा ढोने के लिए, और सवारी साधन जो पहले बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी आप देखते हैं, गधा गाड़ी, ये एक परिवहन के साधनों के रूप में भी जो पशुओं को पाला जाता था। और सामाजिक प्रतिष्ठा की सवाल की बात करें तो चाहे वो पशु उपयोगी हो चाहे अनुपयोगी हो, संख्या बल माना जाता था प्रतिष्ठा का, कि जिसके पास जितने अधिक पशु हैं वो उतना ही प्रतिष्ठा का द्योतक होता था। और उस समय पशुओं के लिए उपयोगी अनुपयोगिता का, उत्पादकता अनुत्पादकता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था, केवल उनकी संख्या पे, कोई खा रहा है तो उस पे लाभ और हानि का कोई प्रश्न नहीं रखते थे। लेकिन उस समय क्या था कि चारा और जो उनका प्रबंधन था वो इतना सटीक नहीं था, चारा सस्ता था और खाने पीने की पशु चढ़ने चले जाते थे खेतों में, खेत जोत थी वो लंबी चौड़ी थी। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर अपन बात करते हैं तो जो पशु हैं, पशुपालन जो है वो एक व्यवसाय का रूप ले चुका है, क्योंकि धीरे धीरे जो खेतों की जोत घट गई, चारे की उपलब्धता में कमी आ गई है, और ये चूंकि आर्थिक युग आ गया है तो आर्थिक युग में जो अनुपयोगी हैं उनको हटा दिया जाता है, और अब पशुपालन को जो है एक व्यवसाय के रूप में अपनाया जाने लगा है। और एक जो पशुपालन है वो एक विज्ञान की इकाई के रूप में भी आ गया और अध्ययन के क्षेत्र में भी आ गया है। तो इसलिए पशुपालन जो है अब इसका अध्ययन करना इसलिए आवश्यक हो गया कि पशुपालन को आर्थिक जगत और आपके कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में भी एक उपयोगी विज्ञान के रूप में, एक व्यावहारिक विज्ञान इसको बना दिया गया है, ताकि हम इस प्रकार से पशुओं का पालन करें कि आपको खर्चा कम करना पड़े और लाभ अधिकतम हो। क्योंकि व्यवसाय की परिभाषा यह है कि मितव्ययता के साथ अधिकतम लाभ की स्थिति अपने को प्राप्त करनी है, और जब व्यवसाय करना है तो वो चाहे भोजन प्राप्ति के लिए हो, मांस की उपलब्धता के लिए हो, चाहे दुग्ध उत्पादन के लिए हो, चाहे सवारी ढोने के लिए। क्योंकि आज तकनीकी विकास ने जो यातायात के साधन हैं उनको बढ़ा दिया है, इसलिए सवारी और बोझा ढोने में जो पशुओं का उपयोग जो है वो एक तरह से नगण्य हो गया है। क्यों? क्योंकि तकनीकी के विकास के साथ साथ आधुनिक यातायात के साधन हो गए, तो जो अनुपयोगी पहले हुआ करते थे उनको बोझा ढोने में या जो काम में लिया जाता था वो तो कम हो गया, लेकिन दूसरे रूपों में मांस प्राप्ति के लिए, खाल प्राप्ति के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए और दूध उत्पादन के लिए पशुओं को पाला जाने लगा है, और उनको जो है उनका प्रबंधन किया जाता है। प्रबंधन के अंतर्गत कम से कम उपलब्धता, मतलब कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक उत्पादन करने का सोचा जाता है, और उसके अंदर जो अध्ययन किया जाता है कि पशुओं में जो है कम खर्चा हो, लाभ ज्यादा हो, इसके लिए जो पशुओं के खाने पीने की व्यवस्था, यानी पशु आहार, पशुओं का आवास कैसा होना चाहिए, पशुओं का प्रजनन कैसा होना चाहिए, पशुओं की नस्ल, इन चार बातों का ध्यान रखा जाता है कि इनके आधार पर पशुओं का निर्णय किया जाता है किस प्रकार के पशु पाले जाएं। दूध उत्पादन के लिए किस नस्ल का लिया जाए, तो मांस प्राप्ति के लिए किसका, चमड़े के लिए किस प्रकार के पशुओं का पालन किया जाए, यही प्रबंधन है। व्यवसाय की दृष्टि से किस प्रकार का व्यवसाय है, डेयरी उद्योग का अगर व्यवसाय कर रहा है तो उसके लिए जो अधिक दूध देने वाली नस्लें हैं, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, और अगर ऊन उत्पादन के लिए है, रेशा उत्पादन के लिए है, तो किस प्रकार की, किस भेड़, किस किस्म की, किस नस्ल की भेड़ का उत्पादन पाला जाए, और बकरियों को किस प्रकार के या ऊंट किस प्रकार के पाले जाएं। तो इस प्रकार से ये हो गया। मांस प्राप्ति के लिए जैसे बकरे की कौन सी नस्ल जिससे मांस ज्यादा प्राप्त होगा, चमड़े उद्योग में किसका चमड़ा नरम और सॉफ्ट होगा, उसके अनुसार नस्लें निर्धारित की जाती है। अब हम बात करते हैं अब जो प्रबंधन की जो नया टेक्निकल वर्ड है प्रबंधन, जो पशुपालन में एक प्रबंधन है कि आज पहले तो क्या होता था कि कृषि के साथ पशुओं को पाला जाता था। वो इसलिए पाला जाता था कि एक तो प्राकृतिक खाद एक खेत के लिए मिल जाती थी, जो चारा उत्पन्न होता था उसको पशु खा लेते थे, तो एक चक्र चलता था पशु और कृषि के अंदर। लेकिन वर्तमान में अगर किसी के पास खेत की व्यवस्था नहीं है तो भी पशुपालन कर लेता है, और जिसके पास खेती है वो भी बिना पशु के रह सकता है, क्योंकि सब चीज खरीद फरोख्त करके
प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये एक सहायक उद्योग के रूप में तो, व्यवसाय के रूप में तो है ही। तो उसके लिए प्रबंधन एक जरूरी हो गया कि आज जो प्रबंधन शब्द क्या है कि उद्योग के लिए एक ऐसा प्रणाली जिसके अंतर्गत जो उपलब्ध संसाधन है अपने पास, जो न्यूनतम संसाधन में अधिक से अधिक उत्पादन आपको प्राप्त करना है। और वो कब होगा? जब जो जितने भी संसाधन आपके पास होंगे वो अधिकतम दक्षता के साथ कार्य करें, यानी जिनकी उतनी कैपेसिटी और जो है प्रभावपूर्ण तरीके से उनका उपयोग किया जाए और उनमें समन्वय बैठाया जाए, तो उसे क्या कहेंगे? प्रबंधन। तो प्रबंधन की परिभाषा अपन देख सकते हैं कि जो उपलब्ध संसाधनों का दक्षता पूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना, ताकि जो लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। यहाँ अधिकतम लक्ष्य जो होता है वो अधिकतम लाभ होता है, न्यूनतम खर्चा होता है। तो इस प्रकार से समन्वय और जो संसाधन है, तरीके हैं, प्रयोग हैं, उनको किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, वो प्रबंधन एक टेक्निकल जो है वर्ड है। इसको किसी भी कृषि में या व्यवसाय में प्रबंधन का महत्वपूर्ण उपयोग है। इस प्रबंधन की जो चरण होते हैं, प्रबंधन में क्या क्या काम में लिया जाता है। देखिए, किसी भी प्रबंधन करने के लिए सबसे पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, आयोजन किया जाता है कि कार्य को किस प्रकार से, उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। फिर रूपरेखा जब तैयार हो जाती है तो उसका संगठन का निर्माण किया जाता है कि इस लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए किस प्रकार का संगठन किया जाएगा। जैसे डेयरी उद्योग की बात करें तो डेयरी उद्योग का लक्ष्य अगर अधिकतम लाभ की प्राप्ति है, पशुओं की नस्लों वगैरह के बारे में किस प्रकार से डेयरी उद्योग, कितने लोगों का उसमें शामिल किया जाएगा, कितना खर्चा किया जाएगा, वो संगठन का निर्माण किया जाएगा। संगठन के निर्माण के बाद में उसमें काम करने वाले जो स्टाफ हैं उनकी पूर्ति की जाएगी कि इसमें किस प्रकार का, जैसे डेयरी उद्योग की बात करें तो इसमें जो पशुओं के आवास के अलावा जो कार्य करेंगे, दूध निकालने वाला, उनकी साफ सफाई करने वाला स्टाफ कितना चाहिए वो उसकी निर्धारित करेंगे। और स्टाफ को कार्य करवाने के लिए सफल नेतृत्व, जो यहाँ पे लीडरशिप है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो कार्य करवाने वाला है, नियंत्रण करता है, नेतृत्व करता है, वो अगर सफल है तो सारी प्रक्रियाएं सफल हो जाती हैं। और नेतृत्वकर्ता के बाद में नियंत्रण जो किया जाएगा वो सफल हो तो आपके जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनकी पूर्ति हो जाती है। प्रबंधन की एक परिभाषा जो दी है वो WF टेलर ने दी है। वो ये कहता है कि प्रबंधन ये जानने का की कला है। क्या कला है? कि क्या करना है, अपने को एक प्रश्न का उत्तर क्या करना है और उस करने का जो अच्छे से अच्छा और जो आसानी से उपलब्ध हो जाए वो तरीका ही क्या है, वो जानना ही क्या है, प्रबंधन है। ध्यान रखिए, अगर अपने को सर्वोत्तम तरीका तो पता है लेकिन वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा, वो भी किसी काम का नहीं है। और जो सुलभ हो रहा है लेकिन वो सर्वोत्तम तरीका नहीं है, तो भी अपना प्रबंधन फेल है। तो प्रबंधन सफल होने के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि वो सबसे उत्तम होना चाहिए और सुलभ होना चाहिए।